हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पीबी शैली को देखने वाले हैं और पीबी शैली तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपके टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि टीजीटी में पीबी शैली नहीं है, बल्कि आप जितने भी एग्ज़ाम्स आपके डीएसएसबी या पीजीटी सब जगह स्पेशली आपके पीबी शैली हैं। तो आप लोग ने डिमांड किया था कि मैम पीजीटी का भी करिए, तो आपसे मैं पीजीटी पे भी फोकस करूँगी। पीजीटी के सारे राइटर्स करवाने वाली हूँ, पॉइंट टू पॉइंट सब करने वाले हैं, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। सो आज से स्टार्ट कर रही हूँ पीजीटी के, जो पीजीटी वाले बच्चों ने कहा था। उसके बाद फिर देने हम इसकी प्रैक्टिस भी देखेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बात पीबी शैली की आ रही है तो 4 अगस्त 1792 में इनका जन्म होता है और 8 जुलाई 1822 में इनकी डेथ हो जाती है। ये बर्थ डेट है इनकी, ये इनकी बर्थ डेट है और ये इनकी डेथ डेट है। ठीक है, इन्हें रोमांटिक पोएट ऑफ यंगर जनरेशन के रोमांटिक पोएट हैं, तो ये भी याद रखना है। ये यंगर, जैसे रोमांटिक एरा में दो टाइप के हैं, एक यंगर जनरेशन के हैं, एक उससे पहले हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, रॉबर्ट शदी हो गए, एस.टी. कॉलरिज हो गए। उसके बाद आपके आते हैं जो यंगर जनरेशन के, आपके पीबी शैली भी आते हैं, जॉन कीट्स आते हैं एंड लॉर्ड बायरन आते हैं। तो ये भी रोमांटिक के रखे, ये यंग जनरेशन में आते हैं और वो ओल्ड जनरेशन में आते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, एस.टी. कॉलरिज हो गए और आपके रॉबर्ट शदी हो गए, तो ये याद रखना है। अच्छा, इन्हें ऑप्टिमिस्टिक पोएट भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। इन्हें ऑप्टिमिस्टिक पोएट भी कहा जाता है और रेवोल्यूशनरी पोएट भी कहा जाता है। अब हम इनकी देखेंगे बायोग्राफिकल डिटेल्स, इनकी बायोग्राफी जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सी बायशी शैली। इनका फुल नेम क्या है? पर्सी बायशी शैली was born on August 4, 1792 at Field Place near Horsham, Sussex in England। तो सबसे पहले देखेंगे पीबी शैली का जन्म होता है 4 अगस्त 1792 में। कहाँ पे? फील्ड प्लेस, और ये कहाँ पड़ता है? हॉर्शम, ससेक्स इन इंग्लैंड में इनका जन्म होता है, तो ये याद रखना है। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ टिमोथी शैली एंड एलिजाबेथ पिलफोल्ड। ठीक है, तो ये क्या है? टिमोथी शैली और एलिजाबेथ पिलफोल्ड के सबसे बड़े बेटे रहते हैं, एल्डेस्ट सन होते हैं। तो इनके फादर का नाम है, ये इनके फादर नेम है और ये इनकी मदर हैं, तो ये याद रखना है। ये इनकी मदर हैं, एलिजाबेथ पिलफोल्ड इनकी मदर हैं और टिमोथी शैली इनके फादर हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। 1802 में ही एंटर्ड द सयन हाउस एकेडमी ऑफ ब्रेंटफोर्ड, मिडलसेक्स। तो ये देखना है कि 1802 में इन्होंने ब्रेंटफोर्ड मिडलसेक्स के सयन हाउस एकेडमी में प्रवेश किया था, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1802 में इन्होंने कहाँ पे एंटर किया था? सयन हाउस एकेडमी में इन्होंने प्रवेश लिया था, जो कहाँ पड़ता है? ब्रेंटफोर्ड का सयन हाउस है, मिडलसेक्स। एकदम शुरुआत से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन अर्ली एज शैली बिगेन सफरिंग फ्रॉम द नाइट मेयर्स, hallucination and sleepwalking that were to periodically afflict him throughout his life। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कम उम्र में ही शैली को बुरे सपने आने लग जाते हैं, उनको नाइट मेयर आने लगते हैं, हेलुसिनेशन होता है यानी कि मति भ्रम हो जाता है, और नींद में चलने की बीमारी इनको होने लगी कब? शुरुआती कम उम्र में ही, जिससे जीवन भर उन्हें समय समय पर परेशानी होती रही, पीबी शैली। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो फैक्ट है, इन 1804 शैली एंटर्ड ईटॉन कॉलेज, अ पीरियड विच ही लेटर रिकॉल्ड विद लोदिंग। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 1804 में शैली ने ईटन कॉलेज में प्रवेश किया। एक ऐसा दौर था जिसे बाद में उन्होंने घृणा के साथ याद किया। ठीक है, ये एक ऐसा दौर था ईटन कॉलेज का कि बाद में उन्होंने इसे याद तो किया बट घृणा के साथ। नेक्स्ट वन पे आएंगे। शैलीज पिकुलरिटीज एंड वायलेंट रेजेस अर्न हिम द निक नेम मैड शैली। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि शैली की जो विशेषताएं थी और हिंसक क्रोध के कारण उन्हें मैड शैली, उन्हें एक निक नेम मिला था, क्योंकि इनकी जो विशिष्टताओं थी और इनका जो हिंसक क्रोध था, अपने वायलेंट रेज और अपने पिकुलरिटीज़ के लिए ये जाने जाते थे, जिनके कारण इन्हें एक निक नेम मिला था, मिड शैली। ठीक है, ये थोड़ा गुस्से वाले थे इस वजह से, मैड शैली।
It was the storm that made him drowned. He was sailing by the boat and this boat was named Don Juan. Don Juan was named in respect of Byron. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तूफ़ान के कारण ही वह डूब गया और नाव से जा रहा, मतलब तूफ़ान के कारण ही वह डूब गए थे और नाव से जा रहे थे, और इस नाव का नाम क्या था, डॉन जुआन नाम था, डॉन जुआन नाम था। इसका नाम बायरन के सम्मान पे रखा गया था, तो रिस्पेक्ट ऑफ बायरन के नाम पर ये रखा गया था, डॉन जुआन, लॉर्ड बायरन। ही वॉज डाइड ऑन 8 जुलाई 1822 एंड देयर इज़ एन एपिटैफ ऑन हिज ग्रेव। तो ये याद रखना है कि इनकी जो मृत्यु होती है वो 8 जुलाई 1822 को हुई थी और उनकी कब्र पर एक शिलालेख लिखा था। क्या लिखा था, यही है आपका, उनकी कब्र पर शिलालेख। जिस तरह शेक्सपियर का आपने देखा था एपिटैफ पे, उनकी भी कब्र पे एक एपिटैफ था, उसी तरह यहाँ पे भी है। नथिंग ऑफ हिम दैट डॉथ फेड बट डॉथ सफ़र अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। तो उस शिलालेख पे क्या लिखा था कि उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मिटता नहीं है, लेकिन एक बड़े परिवर्तन से गुजरता है, कुछ समृद्ध और अजीब में। ये सारी चीज़ें उनके एपिटाफ पे ये लिखा था, ये याद रखना है। आप देखेंगे नेक्स्ट वन जो फैक्ट है, हैरियट वेस्टब्रूक। हैरियट वेस्टब्रूक कौन रहती हैं, ये पीबी शैली की पहली पत्नी रहती हैं। बाद में ये मैरी शैली से शादी करते हैं, पहले तो इनकी पहली पत्नी हैरियट वेस्टब्रूक रहती हैं। डाइड एट द एज ऑफ 16 बाय कमिटिंग सुसाइड, और ये सुसाइड कर लेती हैं। इनकी उम्र 16 साल की रहती है हैरियट वेस्टब्रूक की। ये क्या कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती है, बिकॉज शैली वॉज इन टच विद अनदर वुमेन, मैरी शैली। तो शैली का कैरेक्टर आप जान ही गए होंगे, पीबी शैली का कैरेक्टर कैसा था। तो शैली ने क्या किया था, याद रखना है कि हैरियट वेस्टब्रूक पीबी शैली की पहली पत्नी है, जिनकी 16 साल की उम्र में ही आत्महत्या करके उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि शैली एक दूसरी महिला मैरी के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, मतलब दूसरी तरफ उनका हो जाता है, या ये बोल सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बोल सकते हैं, कि शैली का किसी और से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, जिसके कारण हैरियट क्या करती हैं, 16 साल की उम्र में कुछ हुआ होगा, झगड़ा उगड़ा, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो ये भी देख लेते हैं। शैली रोट द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, तो ये याद रखना है, द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म इन्होंने कब लिखा था, 1811 में, 1811 में, व्हेन ही वॉज इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे। ही क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रोल ऑफ गॉड, सोल ऑफ क्रिश्चियनिटी, देयरफॉर ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो सही मायने में अगर ये पूछा जाए कि नेसेसिटी ऑफ एथीज्म किसने लिखा था, तो शैली ने लिखा था, 1811 में लिखा था, जब वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे। तो उन्होंने इसमें क्या बताया, इसमें इन्होंने क्या लिखा, इसमें इन्होंने ईश्वर के मूल्यों पर, ईश्वर के वैल्यू पर, ईश्वर की अस्तित्व पर, ईश्वर की भूमिका पर सवाल उठाए। इन्होंने क्या किया, ईश्वर की ईसाई धर्म पर, इसलिए ईसाई धर्म, सोल ऑफ क्रिश्चियनिटी पे भी सवाल उठाया, गॉड की वैल्यू पे भी, गॉड के एग्जिस्टेंस पे भी, गॉड के रोल पे भी इन्होंने सवाल उठाए, और यही रीज़न था कि इन्हें यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया। ठीक है, निष्कासित कर दिया गया, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, शैली इज फेमस फॉर हिज अमेजिंग लाइन्स, फॉर हिज होप्स एंड मोटिवेशन कंटेंट इन हिज पोइट्री, सोल मीट्स सोल ऑन हर लवर्स लिप्स, another lines, if winter comes can spring be far behind। तो ये इनके कुछ लाइनें हैं। शैली अपने पोयम में आशाओं और प्रेरणा सामग्री के लिए अपनी अद्भुत लाइनों के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे कि उनकी एक लाइन है, सोल मीट्स सोल ऑन लवर्स लिप, ठीक है, मतलब आत्मा प्रेमी के होठों पर आत्मा से मिलती है। दूसरी उनकी लाइन है, इफ़ विंटर कम्स, अगर सर्दी आती है तो क्या वसंत बहुत पीछे रह सकता है। ये सारी लाइनें इनके पोइट्री में दिखती है। अगला जो फैक्ट है, Shelley became the member of Visionary Society and this society was a group of writers, intellectuals who were thinking about the future and supporter of democracy। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शैली मतलब विजनरी सोसाइटी के सदस्य बने, और ये इम्पॉर्टेंट है, शैली किसके सदस्य बने, विजनरी सोसाइटी के शैली सदस्य बने। और फिर ये समाज भविष्य के बारे में सोचने वाले लोकतंत्र के समर्थक लेखकों बुद्धिजीवी का एक समूह था। तो ये याद रखना है कि शैली जो थे वो विजनरी सोसाइटी के सदस्य बने, और ये जो सोसाइटी थी, ये जो ग्रुप था वो राइटर्स का,
राइटर्स का था, इंटेलेक्चुअल का था, यानी कि राइटर्स का, लेखकों का, समर्थक का, और बुद्धिजीवी का, इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवी का एक ग्रुप था। और इस द मेंबर्स वर कीट्स, बायरन, ली हंट, थॉमस ला पीकॉक, मैरी शैली एंड विलियम गॉडविन। तो इस ग्रुप में कौन कौन है ये भी याद रखना है। तो ये सारे लोग हैं, कीट्स हैं, बायरन, ली हंट है, थॉमस ला पीकॉक है, मैरी शैली है, और साथ ही साथ विलियम गॉडविन भी हैं। तो ये ग्रुप में इतने सारे लोग हैं। ग्रुप का नाम क्या है? विजनरी सोसाइटी, जिसमें राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप था। जो ग्रुप में कौन कौन से, जो डेमोक्रेसी के सपोर्ट के फ्यूचर के बारे में सोचते थे। और ये ग्रुप में कौन कौन से, ये सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें पीबी शैली भी थे। जॉन विल्सन क्रॉकर एंड जॉन गिब्सन लॉकहार्ट रोड दिस रिव्यू ऑफ एंडीमियन which was blamed by Shelley and Byron groundlessly to be sure for the death of Keats। तो यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जॉन विल्सन क्रॉकर और जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने एंडीमियन की समीक्षा लिखी थी। इन्होंने क्या किया था? एंडीमियन का रिव्यू लिखा था, जिसे शैली और बायरन ने कीट्स के डेथ के लिए निश्चित रूप से दोषी ठहराया था। ऐसा कहा जाता था कि एंडीमियन इनकी बुरी तरह, मतलब जॉन कीट्स का ये एंडीमियन है, तो ऐसा कहा जाता था कि इसका रिव्यू किसने लिखा था? जॉन विल्सन क्रॉकर और गिब्सन लॉकहार्ट ने लिखा था। तो ऐसा इन लोगों का कहना था कि कीट्स की जो डेथ हुई है वो इसी कारण हुई है। इन्हीं लोगों ने ऐसा रिव्यू लिखा था, इन्हीं लोगों ने उल्टा सीधा बोला होगा, मतलब उसमें लिखा था, इस इनके वर्क को थोड़ा गलत रिव्यू दिया था, तो इस वजह से कीट्स की डेथ हो गई, ऐसा शैली और बायरन का मानना था। नेक्स्ट पे आएंगे, शैली वॉज द मोस्ट रेवोल्यूशनिस्ट एंड नॉन कन्फॉर्मिस्ट ऑफ ऑल द रोमांटिक पोएट्स एंड एज सच इज ही इज कॉल्ड मैड शैली या इटॉन एथिस्ट। तो ये याद रखना है कि शैली सभी रोमांटिक कवियों में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शैली सभी रोमांटिक पोएट्स में सबसे अधिक क्रांतिकारी और गैर अनुरूपवादी थे। इसीलिए उन्हें मैड शैली या इटन नास्तिक कहा जाता था, क्योंकि जितने भी रोमांटिक पोएट्स थे उनमें से सबसे ज़्यादा ये रेवोल्यूशनिस्ट थे, बहुत ही क्रांतिकारी थे और नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट थे, यानी कि गैर अनुरूपवादी थे। इसलिए इन्हें मैड शैली और इटन एथिस्ट कहा जाता था, इटन का नास्तिक। नेक्स्ट वन पे आएंगे, शैली इज कॉल्ड लीस्ट एम्बॉडीड, मीन्स ambiguous kind of character. He preaches human perceptibility and emancipation of spirit। तो ये भी कहा जाता है शैली को कम से कम लिस्ट एम्बॉडीड कहा गया है शैली को, जिसका मतलब होता है स्पष्ट प्रकार का चरित्र। वह मानवीय बोधगम्यता और आत्मा की मुक्ति का उपदेश देता है, ऐसा माना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ही इज द मास्क ऑफ एनार्की, इनका वर्क है द मास्क ऑफ एनार्की, एक ब्रिटिश पॉलिटिकल पोयम है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन पीटरलू मैसेकर। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनका जो वर्क है द मास्क ऑफ एनार्की एक ब्रिटिश राजनीतिक कविता है जो पीटरलू नरसंहार पर आधारित है। इम्पोर्टेंट है, सारा फैक्ट इम्पोर्टेंट है पीबी शैली का। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द सेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीटी के लिए। जहाँ पे भी आपके पीबी शैली है ना, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये क्लास मैंने पीजीटी वालों के कहने पे स्टार्ट किया है। द सेंसी 1819 इज़ अ ब्लैंक वर्स प्ले अबाउट अ इनोसेंट मदर एंड स्टेप डॉटर who are driven frantic by the cruelty, violence and incestuous lust of the father until in despair they conspire to murder him। तो सेंसी में क्या दिखाता है ये भी जान लेते हैं। सेंसी कब आया था इनका? द सेंसी जो वर्क है 1819 में आया था। उसमें एक मासूम माँ और सौतेली बेटी के बारे में एक पूरा कोरा पद नाटक है, यानी कि एक ब्लैंक वर्ड्स प्ले है, और जो पिता की क्रूरता, हिंसा और अनाचर पूर्ण वासना से उन्मत्त हो जाती है जब तक कि निराशा में वो उसकी हत्या की साजिश नहीं रचती है। तो ठीक है, ये चीज़ें दिखाते, मतलब एक बेटी, माँ और बाप तीनों की स्टोरी दिखाता है। बाद में माँ ही बाप को मार देती है, साजिश रचा जाता है, क्योंकि ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो इनका वर्क है प्रोमीथियस अनबाउंड, ये एक पोएटिक ड्रामा है इन विच शैली डेवलप द ग्रीक प्रोमीथियस मिथ इन हिज ओन वे सो दैट इट कैन सिम्बोलाइज द अल्टीमेट विक्ट्री ऑफ लव ओवर हेट एंड रिवेंज।
तो प्रोमीथियस अनबाउंड एक पोएटिक ड्रामा है जिसमें शैली ग्रीक प्रोमीथियस मिथक को अपने तरीके से विकसित करते हैं ताकि यह अंतिम जीत का प्रतीक बन सके और नफ़रत और बदले से प्यार, जो मतलब नफ़रत और बदले से ऊपर प्यार का, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देना है, यानी कि नफ़रत और बदले के ऊपर क्या है, प्यार है, उस पर जीत पा सके। मैन ऑफ इंग्लैंड, मैन ऑफ इंग्लैंड ये जो है वर्क इनका, ये इंस्पायर्ड है जेबी शॉ एंड कार्ल मार्क्स से। तो ये याद रखना है कि मैन ऑफ इंग्लैंड जो है वो जेबी शॉ और कार्ल मार्क्स से प्रेरित है। नेक्स्ट वन है क्वीन मैब, इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन विलियम गॉडविन दी आइडिया ऑफ नेसेसिटी। विलियम गॉडविन का एक वर्क है आइडिया ऑफ नेसेसिटी। सही मायने पे क्वीन मैब जो इनका वर्क है, क्वीन मैब, पीबी शैली का जो वर्क है क्वीन मैब, ये सही मायने पर विलियम गॉडविन की दी आइडिया ऑफ नेसेसिटी पर बेस्ड है, ये याद रखना है, ठीक है। दरअसल विलियम गॉडविन की आइडिया ऑफ नेसेसिटी पर आधारित है। इट इज़ अ फिलोसफिकल पोयम, ये एक फिलोसफिकल पोयम है, दार्शनिक कविता है, विद नोट्स पब्लिश्ड इन 1813 इन 9 कैंटोज विद 17 नोट्स। तो ये याद रखना है कि ये नोट्स सहित एक दार्शनिक कविता है जो 1813 में 17 नोट्स के साथ 9 सर्गों में प्रकाशित हुई थी, यानी कि 9 कैंटोज में 17 नोट्स के साथ 9 कैंटोज में 1813 में ये पब्लिश हुआ था। ये याद रखना है, कौन, क्वीन मैब, ठीक है। आगे देखेंगे एडोनिस, अगला जो इनका वर्क है एडोनिस, ये 1821 में आया है। द वेल नोन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ किड्स हैज़ 55 स्पेंसियन स्टैंजा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो आपका एडोनिस है ये शैली ने जॉन किड्स के डेथ पर शोक मनाने के लिए लिखा है, ठीक है, और जिसमें 55 स्पेंसियन स्टैंजा में है। ये जो पोएम इनकी है, ये जो एलजी है, ये इसमें 55 स्पेंसियन स्टैंजा है और ये एलजी है, ये भी याद रखना है। किसकी डेथ पे लिखा गया है, किड्स की डेथ पे लिखा गया है। कब आया है, 1821 में आया है। कितने स्पेंसियन स्टैंजा में है, 55, इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना बता रही हूँ इसको। नेक्स्ट वन है इन एडोनिस शैली रिक्वेस्ट गॉडेस यूरेनिया टू मॉर्न द डेथ ऑफ जॉन किड्स। तो एडोनिस में शैली ने जॉन किड्स की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए देवी यूरेनिया से अनुरोध किया। उन्होंने किसे इन्वोक किया, किसे बुलाया, यूरेनिया को। नेक्स्ट, शैली ब्लेम्स क्वार्टरली रिव्यू फॉर द अर्ली इमेच्योर डेथ ऑफ जॉन किड्स। आई वीप फॉर एडोनिस हीज डेथ। शैली ने जल्दबाजी की, मतलब शैली ने क्या किया, क्वार्टरली रिव्यू, अर्ली इमेच्योर डेथ, मतलब शैली को लगता था कि क्वार्टरली रिव्यू की वजह से ही, यानी कि शैली ने जल्दबाजी के लिए क्वार्टरली रिव्यू को दोषी ठहराया कि जॉन किड्स की जो इतनी जल्दी डेथ हुई है वो क्वार्टरली रिव्यू की वजह से ही हुआ है, इसलिए वो उसमें लिख रहे हैं आई वीप फॉर एडोनिस एंड ही इज़ डेड, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन है द ओड टू द वेस्ट विंड, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द ओड टू द वेस्ट विंड। ये टिर्जा रीमा में लिखा गया है। हैज़ बोथ द सेल्फ पिटिंग एंड द ठीक है, एंड द एपोकैलिप्टिक नोट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड क्या है, ये टिर्जा रीमा में लिखा है, टिर्जा रीमा में है, जो आत्मदयापूर्ण और सर्वस्नाकारी नोट दोनों कविता की रक्षा करता है, ठीक है। तो ये ओड टू द वेस्ट विंड ये टिर्जा रीमा में लिखा है, जिसमें सेल्फ बिटिंग भी है, यानी कि आत्मदयापूर्ण है, और कैलिपिटिक नोट जिसमें सर्वनाशकारी नोट दोनों हैं। आगे देखेंगे, इतना याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, डिफेंस ऑफ पोइट्री। डिफेंस ऑफ पोइट्री वॉज रिटन इन 1821, 1821 में डिफेंस ऑफ पोइट्री इनकी लिखी गई है और ये पब्लिश हुआ है 1840 में, 1840 में प्रकाशित हुआ है। दिस वॉज द फर्स्ट कंसीव्ड एज द डिफेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ पोइट्री अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट्स ब्रॉट अगेंस्ट इट बाय थॉमस लव पीकॉक, द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इनकी डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821 में लिखी गई थी और 1840 में पब्लिश हुई थी। इसे पहली बार थॉमस लव पीकॉक द्वारा द 4 एजेस ऑफ पोइट्री में
ठीक है, इसे पहली बार थॉमस ला पिकॉक द्वारा द 4 एजेस ऑफ पोइट्री में इसके खिलाफ लाए गए तुर्कों के खिलाफ कविता के मूल की रक्षा के रूप में कल्पना की गई थी। तो ये याद रखना है, डिफेंस ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट वन जो है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इम्पॉर्टेंट है, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ये भी इनका वर्क है। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वॉज कम्पोज्ड 1870। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम कब आया था? 1817 में आया था एंड पब्लिश्ड इन 1818, और 1818 में ये पब्लिश हुआ था। लेटर इट वॉज गिवन द टाइटल लॉन एंड सिंथिना। बाद में इसका टाइटल लॉन एंड सिंथिना दिया गया। तो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का दूसरा टाइटल क्या है? लॉन एंड सिंथिना भी है। एंड इट वाज डेडिकेटेड टू मैरी शैली, और ये किसे डेडिकेटेड था? इनकी वाइफ मैरी शैली को। ठीक है, तो याद रखना है इसको भी। एंड नेक्स्ट वन है अलास्टर। अलास्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। तो अलास्टर का दूसरा टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड भी है, जो पब्लिश कब हुआ था? 1816 में आया था। इट इज़ अ विजनरी पोयम। ये एक विजनरी पोयम है और ऑटोबायोग्राफिकल है। नोट में कैसा है? ऑटोबायोग्राफिकल है। इट इज़ रिटन इन मिल्टोनिक ब्लैंक वर्ड्स। ये किस में लिखा गया है? मिल्टोनिक ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द ब्लैंक वर्ड्स, जो ब्लैंक वर्ड्स का सबसे हाईएस्ट फॉर्म होता है मिल्टोनिक ब्लैंक वर्ड्स। तो ये याद रखना है अलास्टर। नेक्स्ट वन है जूलियन एंड मेडालो इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स वेयर मेडालो रिप्रेजेंट बायरन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जूलियन और मेडालो डायलॉग के रूप में है, जहाँ मेडालो बायरन का रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। दिस पोएम इंस्पायर्ड रॉबर्ट ब्राउनिंग टू राइट ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये जो पोएम है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने के लिए प्रेरित किया। यही पोएम था, ये याद रखना है, जूलियन एंड मेडालो ही वो पोएम था जिससे इंस्पायर्ड हो के रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखना स्टार्ट किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, अब आगे हम देख सकते हैं इसमें और क्या क्या है। क्रिटिकल समरी है, इनके वर्क की कुछ क्रिटिकल समरी है, अब देख सकते हैं। तो मैं इसको भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई दे रही हूँ, इसी में कंप्लीट कर दे रहे हैं। फिर हेले से सारा वर्क है, इनके वर्क से रिलेटेड है। फिर उसके बाद क्रिटिकल समरी या क्रिटिकल कमेंट आ जाएगा, इनको लोगों ने क्या क्या कहा है, कौन कौन से राइटर ने क्या क्या कहा है। फिर सम इम्पोर्टेंट लाइन्स और कमेंट बाय पी.बी. शैली। तो पी.बी. शैली द्वारा कौन से इंपॉर्टेंट लाइन्स और कमेंट दिया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई थिंक इतना ही है, तो इसी वीडियो में देख लेते हैं, या फिर इतना ही रहने देते हैं। क्रिटिकल समरी जो इनकी रहेगी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना तो हो गया इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, ये इनकी बायोग्राफी से था। आगे हम क्रिटिकल समरी देखेंगे, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उसके अंदर कभी देखेंगे क्या क्या स्टोरी दिखाई गई है। तो ये हम कल पे छोड़ देते हैं, कल वाली वीडियो में हम देख लेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अब हम यहाँ से पीजीटी की स्टार्ट कर दिए हैं, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे वाकई में पीजीटी वाले, स्पेशली पीजीटी वाले जो बच्चे हैं उनकी बात कर रही हूँ, तो वो अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, ताकि मैं पीजीटी के सारा कुछ कवर कर सकूं। यहाँ पे आपके फीडबैक से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, जितना व्यूज़ आएंगे उतने ही मैं पीजीटी को आगे बढ़ाऊँगी, पीजीटी पे पूरा वर्क करने वाले हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।